एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें दूर दूर तक देखने पर हमें केवल बर्फ की चादर दिखाई देती है। यहाँ पर कोई ह्यूमन रेस नहीं बल्कि कुछ पेंगुइन्स और सी क्रिएचर्स के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। इस कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर इतना कम है कि अगर आप बिना किसी सिक्योरिटी के यहाँ कुछ मिनट खड़े हो गए तो आप जम जाएंगे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 21 जुलाई 1983 को एंटार्क्टिका के वोस्टॉक स्टेशन पर -89.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। ये हमारी अर्थ पर अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे कम टेम्परेचर है। वैसे जब बात अर्थ के सबसे अधिक टेम्परेचर की आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल सहारा रेगिस्तान का आता है। एक तरफ एंटार्क्टिका है जहां इंसानों का खड़ा होना बर्फ में जमने जैसा है, तो वहीं सहारा है जहां बल्क टेम्परेचर में इंसान जल भी सकता है। यहाँ पर अर्थ पर अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस सितंबर 1922 में लीबिया के अजीजिया शहर में रिकॉर्ड किया गया था। मगर इन दोनों में से एक्सट्रीम क्या है? अगर इन दोनों ही जगहों की कंपेयर की जाए तो एंटार्क्टिका की तुलना में सहारा में सरवाइव करना ज्यादा मुश्किल है या फिर एंटार्क्टिका में? इस तुलना को लेकर आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत करते हैं सहारा डेजर्ट से। यह वैसे तो धरती का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तान उसे कहा जाता है जहां एनुअल रेनफॉल एवरेज से कम होती है। अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर एवरेज एनुअल रेनफॉल 39 इंच है, लेकिन जिन जगहों पर 10 इंच से भी कम वर्षा होती है उन्हें रेगिस्तान की कैटेगरी में रखा जाता है। सहारा रेगिस्तान में यह बारिश एक साल में 4 इंच से भी कम होती है। वहीं अगर बात की जाए एंटार्क्टिका की, जहां पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, यहाँ भी एवरेज एनुअल रेनफॉल 6.5 इंच से कम होती है। अब क्योंकि यहाँ वर्षा 10 इंच से कम है, इसलिए एंटार्क्टिका को भी रेगिस्तान की कैटेगरी में रखा जाता है। मगर ये है कोल्ड डेजर्ट। यदि एरिया वाइज से देखा जाए तो एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके बाद आता है आर्कटिक और फिर तीसरे नंबर पर सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एरिया इतना बड़ा है कि अगर सहारा एक देश होता तो यह अमेरिका 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा छोटा और चीन 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के लगभग बराबर होता। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, जिसमें अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, चाड, सूडान, ट्यूनीशिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, माली और पश्चिमी सहारा शामिल है। इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी और एटलस माउंटेन्स हैं। वेस्ट में अटलांटिक ओशन और ईस्ट में रेड सी लोकेटेड है। मगर यह तो शहर के आसपास का रीजन है। सहारा में वास्तव में क्या है? यह सोचते ही हमारे दिमाग में तुरंत ख्याल आता है चारों तरफ फैली हुई रेत, तपता हुआ रेगिस्तान और वह जलती हुई गर्मी जो एहसास दिलाती है कि यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है। अगर आप बिना तैयारी के इस रेत में निकल पड़े तो कुछ ही कदम चलने पर आपको चक्कर आने लगेंगे और डिहाइड्रेशन की वजह से आप बेहोश होकर गिर सकते हैं। यही नहीं, अगर आपको तुरंत इलाज नहीं मिला तो जान भी जा सकती है। मगर पूरा सहारा रेगिस्तान ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके सिर्फ 25% हिस्से में ही सैंड ड्यून्स हैं। बाकी 75% हिस्से में रॉकी प्लेटोज, सॉल्ट फ्लैट्स, पत्थरों के मैदान, पहाड़ और ड्राई वैलीज मौजूद हैं। वैसे अगर आपको लग रहा है कि रेगिस्तान में बिल्कुल भी पानी नहीं होता तो आप गलत हैं, क्योंकि इस 75% लैंड में कुछ नदियां भी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कुछ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज भी हैं। अगर बात करें सारे रेगिस्तान में मौजूद एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज की, तो माउंट एमी कौसी जहाँ का एक ऊंचा पर्वत है जिसकी हाइट 3415 मीटर है। मगर यह सुनकर हर किसी के जहन में बस एक ही ख्याल आता है कि आज यह वॉल्केनो सुनसान पड़े हैं, लेकिन कभी न कभी तो यह एक्टिव रहे होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। इतना ही नहीं, आज जो यह जगह बंजर पड़ी है, कभी न कभी यहाँ हरियाली रही होगी। यकीन मानिए, आज हम जिस सहारा रेगिस्तान को देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से लगभग 11,000 साल पहले यहाँ नदियाँ, झीलें, ग्रीनलैंड और हरियाली थी। यहाँ बड़े बड़े पेड़ों के जंगल भी थे। कहा जाता है कि आज का यह बंजर रेगिस्तान पृथ्वी के एक्सिस में हुए बदलाव के कारण बना है। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि सहारा में पहले नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, लेकिन इंसानों ने उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, जिसकी वजह से आज सहारा की यह हालत हो गई है। मगर हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिन्हें सुनकर एक बार फिर सहारा में जीवन की उम्मीद जगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें बताया गया है कि सालों से बंजर पड़ा यह इलाका एक बार फिर हरियाली की तरफ लौट सकता है। अनुमान है कि लगभग 15,000 साल बाद वह समय आएगा जब यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और पानी होगा। यह हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन अभी के लिए हमें इसी रेगिस्तान में सरवाइव करना होगा, जहाँ रहना किसी आफत से कम नहीं है। सहारा में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि इसे सहन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस है। वहीं रात का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है।
दिन और रात के टेम्परेचर में इतना बड़ा अंतर होता है कि अगर कोई बिना तैयारी के यहाँ सरवाइव करने की कोशिश करे तो शायद उसकी जान चली जाए। अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सहारा रेगिस्तान का दिन का एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यह तो पूरा सहारा रेगिस्तान है। लेकिन अगर बात करें इसके सैंड ड्यून्स वाले इलाके की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ की रेत का टेम्परेचर दिन में 77 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यह टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर आप इसमें नंगे पैर चलेंगे तो आपके पैर जल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप शूज पहनकर भी चलते हैं तो आपके शूज का मटेरियल मेल्ट होना शुरू कर सकता है। केवल इतना ही नहीं, सहारा में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ तकरीबन 100 किलोमीटर दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। तो अगर आप भी किसी काम से सहारा जा रहे हैं तो अपने बैग में पानी की बोतल जरूर रख लें। यहाँ चलने वाले सैंड स्टॉर्म भी किसी भयंकर तूफान से कम नहीं होते, क्योंकि कभी कभी इनकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और इनकी ऊंचाई 15 मीटर तक पहुंच सकती है। अगर गलती से भी इन सैंड स्टॉर्म्स के पार्टिकल्स आपकी आंखों में चले जाएं या सांस के जरिए आपकी बॉडी में पहुंच जाएं तो आप बीमार हो सकते हैं। अब यह तो थी दिन की हालत, लेकिन रात होते ही यहाँ का मौसम पूरी तरह बदल जाता है। दिन में जलती हुई यह रेत सूरज ढलते ही बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। रात के समय सहारा रेगिस्तान का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दिन और रात के इतने बड़े टेम्परेचर के अंतर की वजह से हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद सहारा पूरी तरह खाली नहीं है। यहाँ आज भी करीब 25 लाख लोग रहते हैं और किसी न किसी तरह यहाँ सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक ऐसा इंसान जिसे ऐसी सिचुएशन में रहने की आदत नहीं है, उसे गलती से भी सहारा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ की इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को नहीं झेल पाएंगे और यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। मगर अब सवाल ये है कि क्या यह दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट एंटार्क्टिका के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है? यकीन मानिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एंटार्क्टिका की एक्सट्रीम कंडीशंस सहारा से भी ज्यादा खतरनाक है और आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो, तो आप क्या चुनेंगे? खैर, इसका जवाब आप तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक कि आपको एंटार्क्टिका के बारे में सभी फैक्ट्स पता ना हो। तो चलिए एंटार्क्टिका पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वैसे तो एंटार्क्टिका और सहारा की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक तरफ सहारा में चारों तरफ रेत ही रेत है, वहीं एंटार्क्टिका में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। लेकिन इनमें एक सिमिलरिटी है। सहारा में सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि एंटार्क्टिका में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। दोनों ही ऐसी जगह हैं जहां आम इंसान का सरवाइव करना आसान नहीं है। एंटार्क्टिका का टोटल एरिया 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर देखा जाए तो अकेला एंटार्क्टिका यूरोप से लगभग 40% बड़ा है। अगर एंटार्क्टिका एक देश होता तो यह रूस 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा छोटा और कनाडा 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा होता। एंटार्क्टिका के ज्यादातर हिस्से में करीब 1.9 किलोमीटर गहराई तक बर्फ की मोटी परत फैली हुई है। हमारी धरती का साउथ पोल भी एंटार्क्टिका में ही मौजूद है। वैसे तो इस कॉन्टिनेंट का एवरेज टेम्परेचर -43.5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कभी कभी यह इससे भी कम हो जाता है। एंटार्क्टिका को सबसे पहले 1820 में एक रशियन एक्सप्लोरर ने खोजा था और इस पर 1895 में पहली सफल लैंडिंग करने वाली एक नॉर्वेजियन टीम थी, जिसको रोवाल्ड अमुंडसेन लीड कर रहे थे। हालांकि यहाँ की गई रिसर्च से यह पता चला है कि एंटार्क्टिका पर पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन रहा करती होगी। वे कैसे सरवाइव करते थे और अब कहाँ गए, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि आज से करोड़ों साल पहले एंटार्क्टिका एक ट्रॉपिकल पैराडाइज हुआ करता था। यहाँ घने जंगल थे और कई तरह के जीव जंतु पाए जाते थे। मगर समय के साथ साथ यहाँ के क्लाइमेट में कुछ ऐसे ड्रामेटिक चेंज हुए कि सब कुछ बर्फ में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। आज एंटार्क्टिका के 98% हिस्से में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ ना तो कोई पेड़ पौधे हैं और ना ही जंगली जानवर। यहाँ केवल कुछ ही जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि पेंगुइन, व्हेल और सील। आज यहाँ कोई भी परमानेंट ह्यूमन हैबिटेट नहीं है, केवल रिसर्च सेंटर्स हैं, जहाँ एक सीजन में ही रिसर्च की जाती है। 1959 में साइन हुई एंटार्क्टिका ट्रीटी के अनुसार यहाँ किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है। फिलहाल दुनिया के 29 देशों ने एंटार्क्टिका में 70 परमानेंट रिसर्च सेंटर्स स्थापित किए हैं, जिनमें भारत के भी मैत्री और भारती नामक 2 रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं। वैसे तो एंटार्क्टिका में पूरे साल भयंकर ठंड पड़ती है, लेकिन जब बाकी दुनिया में गर्मी होती है तो यहाँ थोड़ी राहत मिलती है और तभी इन रिसर्च सेंटर्स को खोला जाता है। इस सीजन के दौरान कुल मिलाकर 5000 लोग यहाँ रहते हैं, जबकि विंटर सीजन में यह संख्या घटकर सिर्फ 1000 रह जाती है। एंटार्क्टिका में चलने वाली हवाएं दुनिया की सबसे तेज और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। कभी कभी इनकी रफ्तार 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो जाती है। ये ठंडी हवाएं यहाँ पर जीवन को और भी मुश्किल और चैलेंजिंग बना देती हैं, जिससे बॉडी टेम्परेचर तेजी से गिरता है और इंसान की मौत भी हो सकती है।
लेकिन सवाल यह है कि जब एंटार्क्टिका के 98% हिस्से में बर्फ फैली हुई है तो वहां रहने वाले लोग नेचुरल रिसोर्सेज, पानी और खाना कैसे मैनेज करते हैं। तो बता दें कि रिसर्च सेंटर्स में काम करने वाले लोग उतने दिनों का जरूरी सामान अपने साथ लेकर आते हैं। पानी के लिए वे एंटार्क्टिका की बर्फ को पिघलाकर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ किसी भी तरह का कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। अगर एंटार्क्टिका में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वहाँ कोई हेल्थ सेंटर भी मौजूद नहीं है। सबसे नजदीकी हेल्थ सेंटर अर्जेंटीना में है, जहाँ पहुँचने में कम से कम 2 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के समुद्री जीव भी बहुत खतरनाक हैं। अगर गलती से भी उन्होंने आप पर अटैक कर दिया तो आपका बच पाना नामुमकिन है। तो अब मामला बिल्कुल साफ है। सहारा और एंटार्क्टिका दोनों की कंडीशंस आपके सामने है। फैसला आपका है। आप ही बताइए कि कौन सी जगह पर सर्वाइवल ज्यादा मुश्किल होगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।